Hello everyone. Today we are going to discuss yet another question of LLM, which is related to Prevention of Corruption Act 1947. Today's lecture is about a brief gist of this act. The Prevention of Corruption Act 1947 did not redefine nor expand the definition of offences related to corruption or the already existing IPC. Similarly, it has adopted same definition of public servant as it was mentioned in IPC. However, the law defined a new offence, criminal misconduct in discharge of official duty. तो हमारा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो था, ना तो उसने रीडिफाइन किया किसी ऑफेंस को जो आईपीसी में मेंशन्ड है, ना करप्शन की परिभाषा उसने बदली, ना ही उसने पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा जो की आईपीसी में दी हुई है उसको चेंज किया। केवल फर्दर एक अटेम्प्ट ये हुआ कि जो क्रिमिनल मिसकंडक्ट है ऑफिशियल ड्यूटी के डिस्चार्ज करने में या ऑफिशियल ड्यूटी के निभाने में ऑफिसर्स के द्वारा, उसको और उन्होंने डिफ़ाइन कर दिया। फॉर विच एनहांस पनिशमेंट मिनिमम 1 ईयर एंड मैक्सिमम 7 ईयर वॉज स्टिपुलेटेड। तो इसमें पनिशमेंट का जो प्रावधान था वो कम से कम 1 साल से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल तक का था। In order to shift the burden of proof in certain cases to the accused, it was provided that whenever it was proved that public servant has accepted any gratification, it shall be presumed that public servant accepted such a gratification as a motive or reward under section 161, 164, 165 without permission of authority competent to remove the charged public servant। इसका मतलब ये हुआ कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है कुछ केसेस में अक्यूज्ड पर ही शिफ्ट करने के पर्पस से ये उसमें प्रावधान किया गया कि ये एजम्पशन या प्रिजम्पशन किया गया कि कोई भी ऑफिसर, कोई भी पब्लिक सर्वेंट अगर कोई ग्रेटिफिकेशन ले रहा है किसी से भी, तो ये माना जाएगा कि उसने ये ग्रेटिफिकेशन एक्सेप्ट ही इसलिए किया है कि ये एक रिवॉर्ड है जो कि सेक्शन 161, 164 और 165 में के तहत है, और इसमें परमिशन उसने नहीं ली है किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की, यानी बिना परमिशन के ये अवार्ड या रिवॉर्ड ले लिया है। और वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होगा? वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो व्यक्ति होगा, वो ऑफिसर होगा जो उस व्यक्ति को मतलब चार्ज से रिमूव कर सकता हो, जो कि कॉम्पिटेंट हो रिमूवल के। द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट द स्टेटमेंट बाय ब्राइब गिवर वुड नॉट सब्जेक्ट हिम टू प्रोसिक्यूशन। ये भी प्रावधान हुआ कि जो रिश्वत देने वाला व्यक्ति है उसके स्टेटमेंट के आधार पे कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं बनेगा। इट वॉज कंसिडर्ड नेसेसरी टू ग्रांट सच इम्यूनिटी टू द ब्राइब गिवर। ये ज़रूरी समझा गया कि इस तरह की इम्यूनिटी उस रिश्वत देने वाले व्यक्ति को दी जाए, who might have been forced by circumstances into giving bribe, क्योंकि ऐसा बहुत संभव है कि उसको फोर्सफुली किसी ने ये बाध्य किया हो कि तुम जाओ और जा कर के ये रिश्वत फला ऑफिसर को दे के आओ, इसीलिए उसको ये इम्यूनिटी देना ज़रूरी समझा गया। दिस इम्यूनिटी वॉज नॉट प्रोवाइडेड, ऑल कंप्लेंट्स वुड बी लायबल फॉर पनिशमेंट्स। तो अगर ऐसी इम्यूनिटी नहीं दी जाती तो जितने भी कंप्लेंट्स आती हैं वो सब के सब पनिशमेंट के दायरे में आ जाती, विच वुड डेटर देम फ्रॉम गिविंग कंप्लेंट्स अगेंस्ट एनी पब्लिक ऑफिसर हु एक्सेप्टेड ब्राइब। और इस तरह से ये एक पीछे हटाने वाला स्टेप होता उसके लिए कि वो कंप्लेन ही नहीं करता किसी पब्लिक ऑफिसर्स के अगेंस्ट में जिन्होंने रिश्वत ली है। The Criminal Law Amendment Act 1952 brought some changes in laws relating to corruption। तो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1952 का जो था उसके तहत बहुत सारे चेंजेस किए गए।
The punishment specified under section 165 of IPC was enhanced to 3 years instead of 2 years. तो ये जो punishment था 165 सेक्शन में, इसका punishment 3 साल से बढ़ा के 2 साल की अवधि का कर दिया गया. Also a new section of 165A was inserted in IPC. It was also stipulated that all the corruption related to offences should be tried only by special judges. तो ये भी प्रावधान किया गया कि एक नया सेक्शन 165A जोड़ा गया था और ये भी स्टिपुलेशन किया गया था कि सारे ही तरह के करप्शन जो कि ऑफेंसेस से रिलेटेड है वो केवल स्पेशल जजेस द्वारा ही उसको ट्राई किया जाएगा. अब आइए हम आपको जो सेक्शन वाइज शॉर्ट जिस्ट एक दे देते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 में हर सेक्शन में क्या क्या है. तो सेक्शन 1 में जो है वो शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड ड्यूरेशन मेंशन्ड है. सेक्शन 2 में इंटरप्रिटेशन है जिसके तहत बताया गया है कि पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन वही की वही है. सेक्शन 3 में ऑफेंस अंडर सेक्शन 165 ऑफ पीनल कोड टू बी कॉग्नाइजेबल ऑफेंस. सेक्शन 4 में प्रिजम्पशन वेयर पब्लिक सर्वेंट एक्सेप्ट्स ग्रेटिफिकेशन अदर दैन लीगल रिन्यूमरेशन. तो सेक्शन 5 में है क्रिमिनल मिसकंडक्ट इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी. सेक्शन 5A रिलेट्स टू इन्वेस्टिगेशन इनटू केसेस अंडर दिस एक्ट. सेक्शन 6 is a previous sanction necessary for prosecution. Section 6A में particulars in a change in charge in relation to an offence under section 5(1)(c). Section 7 mentions accused person to be competent witness. Section 7A mentions the Code of Criminal Procedure 1898 to apply subject to certain modifications. Section 8 statement by bribe giver not to subject him to prosecution. तो ये एक शॉर्ट जिस्ट था कि हर सेक्शन में क्या क्या मेंशन है. ये देखिए आपके स्क्रीन पे अब ये जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 का जो डिटेल्ड एक्ट है वो दिख रहा है. शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड ड्यूरेशन सेक्शन 1 में मेंशन्ड है. आप चाहें तो इसको पॉज करके इस वीडियो को इसके नोट्स पढ़ सकते हैं. सेक्शन 2 में इंटरप्रिटेशन है और इसमें कहा गया है कि पब्लिक सर्वेंट मीन्स अ पब्लिक सर्वेंट एज डिफाइंड इन IPC 1860. सेक्शन 3 में ऑफेंस अंडर सेक्शन 165A ऑफ IPC पिनल कोड टू बी कॉग्नाइजेबल ऑफेंस. इसकी डिटेलिंग आप पूरी देख सकते हैं स्क्रीन पर. देन द पर्पसेस ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सेक्शन 4 में मेंशन है प्रिजम्पशंस वेयर द पब्लिक सर्वेंट एक्सेप्ट्स ग्रेटिफिकेशन अदर देन द लीगल रेन्यूमरेशन. तो ये हमने आपको बताया है कि पब्लिक सर्वेंट अगर किसी भी प्रकार का ग्रेटिफिकेशन, किसी भी प्रकार की रिश्वत पैसा लेता है तो ये पहले से ही माना जाएगा कि उसने ये अन्यथा लिया हुआ है. तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर शिफ्ट किया जाता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे इट इज़ प्रूफ दैट द अक्यूज पर्सन हैज़ एक्सेप्टेड और ऑब्टेन्ड or has agreed to accept or attempted to obtain for himself or for any other person any gratification other than legal remuneration or any valuable thing from any person. It shall be presumed unless the contrary is proved. तो जब तक इसका विरोध में वो अपना बात सिद्ध नहीं कर सकते हैं कि नहीं साहब मैंने ये कोई अन्यथा नहीं लिया है पैसा, तब तक वो उसी चार्ज के अंडर रहेगा कि आपने रिश्वत ली है. That gratification or valuable thing as the case may be as a motive or reward such as is mentioned in the said section 161. So this is section 4. As you can see, you can pause the video to read the whole section in detail. Then comes section 5, criminal misconduct in discharge of official duty. A public servant is said to have committed the offence of criminal misconduct in discharge of his duties omitted by anti corruption law. तो ये कंडीशंस दी हुई हैं यहाँ पे कि कब कब ऐसा माना जाएगा कि उसका क्रिमिनल मिसकंडक्ट इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी हुआ है. तो पहला है इफ़ ही हैबिचुअली एक्सेप्ट्स और ऑब्टेन और एग्रीज टू एक्सेप्ट और अटेम्प्ट्स टू एक्सेप्ट obtain from any person for himself or any other person any gratification other than legal remuneration. अगर वो हैबिचुअल है रिश्वत लेने का तब.
if he habitually accepts or obtains or agrees to accept or attempts to obtain for himself or for any other person the valuable thing without consideration or for consideration which he knows to be inadequate from any person whom he knows to have been or to be likely to be concerned in any proceeding or business transacted or about to be transacted by him, or having in connection with the official functions of himself or of any public servant to whom he is subordinate, or from any person whom he knows to be interested in the related to the person so concerned. So this clearly defines the whole content. तो ये आप देख रहे हैं सेक्शन 5. Now moving on to further, we are going to see the section 5A. तो मैं इसको थोड़ी देर रोक रही हूँ ताकि आप पॉज भी कर सकें और आपको क्लियर दिखे ये पूरा. Now we are moving to section 5A which says investigation into cases under this act. तो यहाँ पे पूरा इन्वेस्टिगेशन केसेस का जो इस एक्ट के तहत है कौन कौन करेगा, किस प्रकार से होगा, ये सब मेंशन है. इसको भी आप आराम से पढ़ सकते हैं, इसको पॉज कर सकते हैं वीडियो को और फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसका प्रिंट आउट निकाल लें और इसकी स्टडी कर लें. This is section 5A. Now we are moving to section 6 in which the heading is previous sanction necessary for prosecution. तो पहले से सैंक्शन ज़रूरी होता है किसी प्रकार के प्रोसिक्यूशन का. तो तरह तरह के अमेंडमेंट्स टाइम टू टाइम जो हुए हैं वो सब मेंशन है यहाँ पे. हर एक डिटेल यहाँ पे आपको दिख रही है स्क्रीन पे. आई एम ऑल्सो पॉजिंग माई वीडियो ओवर हेयर कि आप इसको ध्यान से देख पाएँ. This is section 6. Moving on to section 6A. Particulars in charge in relation to an offence under section 5(1)(c). Inserted by the anti-corruption laws, notwithstanding any contained in Code of Criminal Procedure (CRPC) 1973, 1898. When an accused is charged with an offence under clause C of subsection 1, section 5, it shall be sufficient to describe in the charge the property in respect of which the offence is alleged to have been committed. तो केवल वो प्रॉपर्टी के संबंधित जो चार्ज है उतना ही आपको डिस्क्रिप्शन सफिशिएंट है ये बताने के लिए कि ऑफेंस कमिट हुआ है. The dates between which the offence is alleged to have been committed without specifying particular items or exact dates. So exact dates बताने की भी आवश्यकता नहीं है, केवल ऑफेंस का उस प्रॉपर्टी के साथ उस प्रॉपर्टी को लेकर के बता देना ही काफ़ी है. मूविंग ऑन टू सेक्शन 7, एक्यूज पर्सन टू बी कॉम्पिटेंट विटनेस. तो जो एक्यूज पर्सन है वो विटनेस के रूप में कॉम्पिटेंट होना ही चाहिए. ये आप देख रहे हैं पूरा एक्ट अगेन इन डिटेल, इट्स मेंशन ऑन द स्क्रीन. His failure to give evidence shall not be made the subject of any comment by prosecution or give rise to any presumption against himself or any person charged together with him at the same trial. यदि वो incompetent है तो he shall not be asked, and if asked shall not be required to answer any question tending to show that he has committed or been convicted of any offence other than the offence with which he is charged or is of bad character, unless proof that he has committed or been convicted of such offence is admissible evidence to show that he is guilty of the offence with which he is charged. तो बिना admissible offence के तहत बिना एडमिसिबल ऑफेंस को शो किए हुए ऐसा नहीं हो सकता है कि वो जवाब देने के लिए बाध्य हो. And here the section 7 ends. Section 7A, the Code of Criminal Procedure CRPC 1898 to apply subject to certain modification. This is all in detail again.
Once again, I request you to pause the video, take a screenshot and read the whole content in detail in order to have an idea about each and every aspect of this act. And the last section, that is section 8, statement by bribe giver not to subject him to prosecution. तो अगर ब्राइब देने वाला स्टेटमेंट ऐसा दे रहा है, नॉट टू सब्जेक्ट हिम टू प्रोसिक्यूशन. सेक्शन 8 में ये क्लियरली इस बारे में ही डिस्कस किया है कि जो रिश्वत दे रहा है व्यक्ति, अगर वो खुद लिख करके ये दे दे कि मेरे द्वारा दिया गया कोई भी ग्रेटिफिकेशन से इस ऑफिसर के ऊपर कार्रवाई के लिए कोई प्रोसिक्यूशन नहीं बनता, तो भी वो करप्शन एक्ट के अंदर कवर नहीं होगा. So everyone who is seeing this video, this was all about Prevention of Corruption Act 1947 with all the details and the real act in letters which I have shown you. I hope this video will be of help to you in understanding the whole act. Keep watching. Bye bye for now.